राम राम। आज हम आपातकाल से संबंधित क्वेश्चंस के संभावित उत्तर क्या क्या हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से हम विभिन्न फैक्ट्स को ग्रहण कर सकते हैं ना। तो एक्चुअली न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को 50 वर्ष पूरे हुए थे। अब हमें पता है राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था, 25 जून 1975 को लागू हुआ था ना। तो क्या जैसे कई बार आपातकाल संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो हमें आंसर पता नहीं होता है किस तरीके से क्या फैक्ट्स लिखने होते हैं, तो हम आज इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो आपातकाल मतलब आपातकाल क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या एक भूमिका लिखते हैं, इंट्रोडक्शन है ना। तो आपातकाल एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं ना, अधिकांश लोकतांत्रिक अधिकार ना। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया जाता है, ज्यादातर मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। ये क्या जर्मनी संविधान से अपनाया था ये वाला है ना। तो आपातकाल प्रावधान संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से 360 में मतलब वर्णित है ना। तो इन्हें क्यों शामिल किया गया मतलब संविधान में आपातकालिक प्रावधान को? तो उसके पीछे रीजंस थे, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करने हेतु भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को कंसीडर किया था ना। तो इसके टाइप्स की बात करें तो ये 4 तरह का होता है ना। तो हम इस तरीके से फ्लो चार्ट या मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रकार हो गया बाह्य आपातकाल है ना। इसका क्या आधार होता है? इसका आधार होता है युद्ध या बाह्य आक्रमण। दूसरा होता है आंतरिक आपातकाल, इसका आधार होता है सशस्त्र विद्रोह। इसका आधार होता है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये लगता है ना। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया ना। अब थर्ड आपातकाल के बारे में चर्चा करें तो ये होता है राष्ट्रपति शासन, जो राज्य संवैधानिक आपातकाल के जिसे राज्य संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। ये इसका मतलब वर्णन अनुच्छेद 356 में देखने को मिलता है। अब ये कब लगता है? राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर ये लगता है ना, ये लगाया जाता है ना। और चौथा है वित्तीय आपातकाल, इसका अनुच्छेद 360 में वर्णन किया गया है। तो भारत या उसके किसी भी क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता के समक्ष खतरा उपस्थित होने पर ये लगाया जा सकता है ना, वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया क्या होती है? तो उद्घोषणा सबसे फर्स्ट मतलब ये होता है उद्घोषणा। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित अनुरोध, कैसा अनुरोध? लिखित अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था ना। अब अनुमोदन की प्रक्रिया क्या है? तो उद्घोषणा के उपरांत 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन जरूरी है इसके लिए ना। और अवधि की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा जारी होने के 6 माह तक लागू रह सकता है ना। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प से अगले 6 माह तक बढ़ाया जाना है ना, और इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है ना। और हम इसके निरीक्षण की बात करें तो राष्ट्रपति कभी भी एक अनुवर्ती उद्घोषणा के माध्यम से संसदीय मतलब राष्ट्रपति कभी भी इसको निरस्त कर सकता है ना। इसके लिए संसदीय अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होती है ना। अब हम अब इस तरीके से आंसर लिखना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता, पैराग्राफ फॉर्म शैली में नहीं लिखना होता आंसर, इस तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट लिखना होता है। और प्रेजेंटेशन पे हमको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब आंतरिक आपातकाल के लिए जिम्मेदार कारकों की हम बात करें तो फर्स्ट है आर्थिक कारक। तो उस टाइम पे क्या महंगाई में मतलब वृद्धि देखने को मिली थी उस टाइम पे, तो एक रीजन ये भी था। हम सेकंड कारण देखें तो गुजरात में बिहार का आंदोलन भी इसके पीछे कारण रहे। और थर्ड कारण यह न्यायपालिका से टकराव। और हम इसके आंतरिक आपातकाल के प्रभाव आलोचना की चर्चा करें तो फर्स्ट है राजनीतिक है ना। तो इसमें क्या हुआ? नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन हुआ है ना, लाइक समाचार पत्रों पर पूर्ण सेंसरशिप लागू करना, प्रेस परिषद समाप्त करना, कार्यकर्ता पत्रकारों सेक्टर को जेल में डाल देना, सत्ता का केंद्रीकरण संघ सरकार के हाथों मतलब सभी शक्तियों का केंद्रीकरण संघ सरकार के हाथों में आ गया था उस टाइम पे। असहमति पर कार्रवाई, विपक्षी नेताओं पर आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जिसे मीसा के तहत गिरफ्तार किया जाना सेक्टर है ना। सेकंड सामाजिक प्रभाव। तो इसमें क्या है? सत्ता का दुरुपयोग, बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए, हिरासत में मौत हुई, इस तरीके से संगठनों पर प्रभाव है। आरएसएस, जमात इस्लामी जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबरन नसबंदी करी गई लोगों की ना। और हम संस्थागत प्रभाव करें, इंस्टीट्यूशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका ना। तो एक था न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता हुआ। तो जैसे जो मतलब सरकारी समर्थन प्राप्त नहीं था उनका न्यायाधीशों का ट्रांसफर हो गया ना सेक्टर। तो न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित करने हेतु 42वें संविधान संशोधन पारित किया गया। विश्वास का क्षरण हो गया, सरकारी संस्थाओं पर नागरिकों को मतलब आम जनता के विश्वास है ना वो घटता चला गया है ना, उसमें क्षरण हुआ। और हम 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक बदलाव पर बात करें तो आपातकाल की, तो इसमें क्या बदलाव आया? तो फर्स्ट इसमें क्या हुआ? आपातकाल की घोषणा। तो ये मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को लिखित सलाह से है ना। और सेकंड मौलिक अधिकार संबंधित है। तो इसमें क्या आर्टिकल 359 का दायरा सीमित कर दिया गया है। अनुच्छेद 20 से 21 आपातकाल में भी लागू होंगे है ना। और थर्ड ये लोकसभा कार्यकाल संबंधी। तो क्या 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया इसका कार्यकाल। चौथा ये राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद पर फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा है ना। और फिफ्थ ये अनुच्छेद 375 एक को हटाना। इसमें क्या होता था? संघ सरकार किसी भी राज्य में
मतलब किसी भी राज्य में संघ के किसी भी बल की तैनाती कर सकती थी। तो अब इसको भी हटा दिया था ना इस आर्टिकल को। तो हम निष्कर्ष कह सकते हैं, निष्कर्षतः आपातकाल के दौरान असहमति का दमन और नागरिक स्वतंत्रता में कटौती लोकतंत्र की रक्षा में नागरिक की भूमिका को रेखांकित करता है। इसके अलावा सत्ता के केंद्रीयकरण को रोकने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर नियंत्रण एवं संतुलन को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस तरीके से हम शॉर्ट एंड स्वीप और भी अनेक तरीके से हम शॉर्ट निष्कर्ष दे सकते हैं। तो ये एक आंसर फॉर्मेट था, मतलब इस तरीके से आंसर लिखा जा सकता है। और भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो इंटरनेट वगैरह देख के, टॉपर्स को देख के, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।